गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है विटामिन्स बताया जा रहा था, यानी पोषण आपको बताया गया। पोषण में पोषक तत्वों के बारे में बताया गया। अब पोषक तत्वों में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तक बताया गया था। विटामिन्स में केवल प्रकार बताए गए। तो देखिए एक बार विटामिन फिर समझ लीजिए। विटामिन जो होते हैं जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं और इनकी कमी से अपूर्णता नामक रोग हो जाता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग, यानी शरीर में प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी इम्यून सिस्टम जो होता है कमज़ोर हो जाता है, वो विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन शब्द की खोज सबसे पहले उंक नामक वैज्ञानिक FUNK, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है विटामिन शब्द की खोज की थी। इन्होंने बताया कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील आपको बताया भी जा चुका है कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं, विटामिन बी और सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं AD, EK, ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जो विटामिन बी है ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसको हम बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई प्रकार के होते हैं विटामिन बी। B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये 6 विटामिन आपस में मिलकर बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और ये सभी इनके मुख्य स्रोत दूध, अंडा, मछली, मांस और अनाज, ये सभी इस पे आते हैं। शरीर के लिए ये सब पोषक तत्व तो हमें इन्हीं से प्राप्त होते हैं, इनके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन सी से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ज़्यादातर त्वचा संबंधित होता है, जैसे कि जीरोप्लेथेमिया, वो आपका बेरी विटामिन B1 से बेरी नामक रोग होता है। फिर B2 आता है, किलोसिस, होंठों पे पपड़ी पड़ जाना। फिर B3 होता है, इसी तरह त्वचा संबंधित दाने निकल आते हैं। B5 होता है, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। फिर B6 आता है, जो है त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, यानी मतलब जो है दाने वगैरह चकत्ते पड़ जाते हैं। तो त्वचा संबंधित जितने भी रोग होते हैं विटामिन बी के अंतर्गत होते हैं। इनमें से एक होता है B12 जो खून की कमी को पूरा करता है। आपने आयरन टॉनिक वगैरह जो दिया जाता है, डॉक्टर लोग लिखते हैं, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स लिखा होता है और B12 तथा फोलिक एसिड लिखा होता है। फोलिक एसिड भी एक प्रकार का विटामिन है जो खून की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो फोलिक एसिड भी हमको जो है इन्हीं सभी से प्राप्त होते हैं, जैसे यकृत यानी कलेजी बोलते हैं, मीट है, अंडा है, दूध है, पनीर है, अनाज है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये इनके मुख्य स्रोत। फिर आता है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, क्योंकि इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से दृष्टि भी कमज़ोर हो जाती है, आँख की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है और बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं कम उम्र में, वो विटामिन सी से होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, मौसम्बी है, मिर्च है, इन सब में होता है। फिर इसके बाद आता है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो आपके विटामिन हैं ADEK, विटामिन ए जो है आपका रेटिनॉल कहलाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है रतौंधी हो जाता है, जिससे शाम को दिखना बंद हो जाता है। जीरोप्लेथेमिया भी होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले दो रोग हैं, रतौंधी और एक जीरोप्लेथेमिया। इसके बाद विटामिन ई, विटामिन डी, ये कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कैल्सीफेरॉल ये जो है इसका मुख्य स्रोत भी आपके यही पत्तेदार सब्जियां वगैरह सभी इनमें होते हैं। और अनाज जो आपका होता है उनमें भी, गेहूँ वगैरह जो आप खाते हो उनमें भी विटामिन डी होता है। और दूध, अंडा, पनीर, ये नहीं है। तो विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है सूखा रोग, जिसे रिक्टस बोलते हैं। और एक रोग होता है आपका ऑस्टियोमलेशिया। तो विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं, एक सूखा रोग और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई को हम टिकोफेरोल भी बोलते हैं। और इसकी कमी से, स्रोत वही है आपके पत्तेदार सब्जियां वगैरह हैं। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है, एक तो जनन क्षमता में कमी, यानी व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में अयोग्य रहता है, यानी नपुंसकता जैसी जो बीमारी हो जाती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। और एक और रोग होता है जिसे अंगघात या पैरालाइज बोलते हैं, कि मतलब शरीर अंग काम करना बंद कर देते हैं।
इसके बाद आता है विटामिन के, जिसे हम नैप्टोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है नैप्टोक्विनोन। और ये जो है इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं रक्तस्राव, हेमरेज बोलते हैं। रक्तस्राव का मतलब होता है कि जैसे चोट लग गई तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है। वो एक रोग, एक वंशागत बीमारी भी होती है जिसे हीमोफीलिया भी कहते हैं। तो उसमें भी रक्त का स्राव बंद नहीं होता, कंटिन्यू बहता रहता है। ये वंशागत होता है, हेरिडिटी के कारण। लेकिन इनको रोकने के लिए विटामिन के जो है सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। इसके बाद ये जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील हो गया। इसके बाद देखिए आपको पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी पोषण होता है, एक परपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण का मतलब इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें। जीव में देखिए दोनों आते हैं, शुरुआत में बताया गया। जीव का मतलब ये नहीं कि केवल जंतु आए, जीव का मतलब होता है जिसमें जंतु और पौधे दोनों, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जिसमें जंतु और पौधे दोनों होते हैं वो जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, हरे पौधे। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित पत्तियों में पौधे में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित बोलते हैं। तो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विषमपोषी या परपोषी बोलिए या विषमपोषी बोलिए। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, यानी अन्य जीवों पर या अन्य पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे हम मनुष्य है या हम लोग हैं तो हम लोग भोजन किससे, पौधों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम उससे गेहूँ, अनाज, मीट, ये आपका जो है अंडे, मछली वगैरह ये सब हमको किससे, पेड़ पौधों से मिलते हैं, दूसरे या जीव जंतुओं से मिलते हैं। भाई अंडा है, पनीर है, दूध है, ये सब क्या है, जीव से मिलता है, जंतुओं से मिलता है। तो जंतु जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, इनसे हम क्या है, भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग क्या है, परपोषी। परपोषी भी पोषण 3 प्रकार का होता है, या विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का। एक होता है परजीवी, जो दूसरे से भोजन को लेते हैं लेकिन उनको हानि भी पहुंचाते हैं, वो होते हैं परजीवी। जैसे चूहा है, खटमल है, मच्छर है, ये हम लोग का ब्लड चूसते हैं, इसके बाद हमको इन्फेक्ट भी करते हैं। तो इसी प्रकार अमरबेल होता है प्लांट में परजीवी के रूप में। फिर एक होता है सहजीवी, जिसमें 2 जीव एक दूसरे के साथ साथ जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, तो वो सिम्बियोसिस कहलाता है या सहजीविता कहलाता है, वो सहजीवी होते हैं। वो भी एक आपका परपोषी है। इसके बाद एक होता है मतोपजीवी। मतोपजीवी में क्या होता है कि जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर जो सूक्ष्म जीव उगाते हैं, ये सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे फंगस, फंगस क्या है आपका, परपोषी है, क्योंकि वो क्या है, दूसरे पर निर्भर, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों में जहाँ नमी होती है, कोई गंदगी होती है, वहाँ पर देखा होगा मशरूम या कुकुरमुत्ता वगैरह उगाते हैं, तो क्या है, फंगस है। डबल रोटी को आप रख लीजिए तो उसमें फफूंदी पड़ जाती है, भुंडे लग जाते हैं, जिसको हम फफूंद बोलते हैं। तो वो क्या होता है, मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। एक पैरासाइट होता है परजीवी, और एक होता है सिम्बियोटिक यानी सहजीवी, और एक होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट को मृतोपजीवी बोलते हैं। तो ये आपके पोषण दोनों हो गए, 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। इसके बाद आता है पोषण के चरण। तो ये आपको शुरुआत में बताया गया था, पोषण के 5 चरण होते हैं। अंतर्ग्रहण पहला, दूसरा पाचन, अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, और 5वां आपका बहिक्षेपण। तो ये आपके 5 चरण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। इन 5 चरण में आपको बताया गया था कि भोजन, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। जब हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं मुख मार्ग के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। जब वो भोजन पेट में जाता है तो वहाँ जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है, वो ठोस जो पदार्थ है, वो क्या होते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं। वो क्या थे, अघुलनशील। पेट में गए तो उसमें एंजाइम आपको मिले, पाचक एंजाइम्स, उन्होंने उनको घुलनशील बना दिया। तो जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। फिर जो भोजन पच गया तो कहाँ गया, छोटी आंत पे, वहाँ पर उसका एब्जॉर्ब हो गया। जो पोषक तत्व थे वो ब्लड में मिल गए, और जो अपशिष्ट पदार्थ था वो कहाँ चला गया, बड़ी आंत में। तो अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। कच्चे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करना या रक्त में मिल जाना। फिर इसके बाद स्वांगीकरण, जो आपका अवशोषित भोजन है वो जीव द्रव्य में मिल जाता है। और जब
जीव द्रव्यों की जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, और शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ भी होता है। तो जीव द्रव्य में वो मिल जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य का निर्माण कौन करते हैं? आपके एक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का जीव द्रव्य में मिल जाना, वो आपका स्वांगीकरण कहलाता है। उसी से ब्लड का निर्माण होता है। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। इसके बाद जो है आपका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी को कहते हैं बहिक्षेपण। बहि माने बाहर की ओर, क्षेपण माने निकलना। अपशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना, वो क्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। तो ये मुख मार्ग से लेकर मल द्वार तक जो भी घटना हुई वो क्या कहलाई? आपकी पाचन कहलाई, पोषण कहलाई। पोषण आपका अवशोषण तक क्रिया होती है, यह स्वांगीकरण तक। बहिक्षेपण पार्ट नहीं आता, क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर से बाहर निकालना, तो वो पोषण में नहीं आता। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बचा डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए आपको बताया गया था कि जैविक क्रियाएं जो होती हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, परिवहन या परिसंचरण, ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव क्रियाएं कहलाती हैं, या लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं, या जीवन की क्रियाएं कहलाती हैं। अब उनमें सबसे पहले आपका पार्ट आता है डाइजेशन। तो आपको पाचन के बारे में मालूम होना चाहिए। पाचन क्या होता है? जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत दो अंग आते हैं। एक आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां, जिनसे डाइजेस्टिव जूस निकलता है, यानी पाचक रस। ये क्या है? पाचक ग्रंथियां हैं। और ये क्या है? आहार नाल। आहार नाल जो होती है, आहार नाल लगभग मनुष्य में लगभग 8 से 9 मीटर लंबी नली होती है, जो मुख मार्ग से लेकर मलद्वार तक फैली होती है। ठीक है। और उसमें क्या पाए जाते हैं? पाचक रस पाए जाते हैं, जो एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले आहार नाल के बारे में आप पढ़ोगे तो एलिमेंट्री कैनाल की जो संरचना होती है, पहले मुख आता है, फिर इसके बाद ग्रसनी आती है, फिर ग्रास नली आती है। ये ग्रसनी है, ये ग्रास नली है, फिर ये आमाशय है, फिर ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं, जो सी आकार का होता है। यहीं पर से आपका पैंक्रियाज जुड़ा होता है। पैंक्रियाज का मतलब अग्नाशय जुड़ा होता है, और यहीं से लीवर जुड़ा होता है। लीवर यकृत जिसे बोलते हैं, दो पार्ट्स में होता है। यहाँ पर पित्ताशय होता है, यानी गाल ब्लैडर बोलते हैं। लीवर मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है यकृत। अगर लीवर काम नहीं करता तो शरीर में डाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि के रूप में होती है। लेकिन आहार नाल के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है पाचक ग्रंथियों के रूप में। पाचक ग्रंथियाँ आपका अग्नाशय भी है, लीवर भी है, आमाशय भी है, और छोटी आंत भी है। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, केवल जल का अवशोषण होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? मुख। चेहरे पर सामने की ओर दो होंठों से घिरा एक मुख होता है। मुख के अंदर का भाग मुख गुहा कहलाता है। मुख गुहा में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे सबसे पहले दांत आता है, टीथ। ठीक है। और दांत आपको मालूम है कि ये दो प्रकार के होते हैं। दांत होते कैसे हैं? गर्द दंती होते हैं, पिट्स पाए जाते हैं। विषम दंती होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं।
और कई प्रकार दांत जो है मेन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है अस्थायी दांत और एक होता है स्थायी दांत। अस्थायी दांत जो होते हैं इनकी संख्या होती है 20, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। और एक होता है जो स्थायी दांत होते हैं इनकी संख्या होती है 32। ये 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। समझ में आया? तो ये जो 4 हैं आपके चवर्णक, जो आपके ये जितने भी दांत हैं इनके कार्य भी अलग अलग, ठीक है। तो इसके बारे में मेन चीज तो ये संरचना भी बनाने की आती है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 7 नंबर का, पाचन क्या है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ये इतना बताया गया कि जो मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक जो एक लंबी नली फैली होती है शरीर के अंदर, उसी को कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो लगभग 8 से 9 मीटर होती है। मुख मार्ग के द्वारा भोजन यहाँ से जाता है, मुख में दांत होते हैं, भोजन को पीसते हैं, फिर जीभ होती है जो उसको निगलती है, फिर ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आता है, फिर अमाशय में 2-3 घंटे पड़ा रहता है, फिर वो उसका एक लुगदी बन जाती है। क्योंकि अमाशय में पेशियाँ होती हैं, वर्तुल पेशियाँ होती हैं, रेखिक पेशियाँ होती हैं, अंधैर होती हैं, तीनों प्रकार की पेशियाँ होती हैं। और उनमें एक गति होती है क्रमाकुंचन गति, जिससे भोजन मथता है आपस में और उसकी लुगदी बन जाती है। पूर्ण पाचन अमाशय नहीं होता। उसके बाद यहाँ से भोजन खिसक करके कहाँ आता है, छोटी आंत। छोटी आंत जो है कि लंबाई 6 मीटर 6.5 मीटर होती है, ये 6.1 मीटर, और जो बड़ी आंत होती है वो 1 मीटर होती है। तो यहाँ से भोजन खिसक करके कहाँ आता है, बड़ी आंत पर, और बड़ी आंत पे मतलब ये छोटी आंत पे इसका पूर्ण एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद वो जीर्ण द्रव्य में मिल जाता है, और जो कचरा बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है मल के रूप में, वो बड़ी आंत से होता हुआ जाके मलाशय पे एकत्र हो जाता है और मल द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है। तो मुख मार्ग के द्वारा भोजन को ग्रहण किया, फिर यहाँ पर पाचन पूर्ण अपूर्ण पाचन हुआ, यहाँ पूर्ण पाचन हुआ, फिर यहाँ जल का अवशोषण हुआ, मलाशय में एकत्र हुआ और मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया। ये प्रोसेस जो आपका हुआ, ये क्रिया कहलाई आपकी डाइजेशन। तो इसको डिटेल में आपको एक एक पार्ट के बारे में आपको नेक्स्ट डे आपको वीडियो